नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्शदीप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फार्मिंग मास्टर्स डबवाली। आज हमारे जो शो का है वो पहला एपिसोड है और हमारे साथ हमारे बहुत ही अजीज मित्र रविंद्र बिडासरा जी आए हुए हैं। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। तो सबसे पहले रविंद्र बिडासरा जी के बारे में बताना चाहूँगा। खुद खेती बाड़ी के परिवार से हैं और पेस्टिसाइड्स लाइन में काम करते हुए इन्हें काफ़ी समय हो गया है और खेती बाड़ी की जानकारी जो कॉटन की फसल है जिसे हम नरमा या कपास के नाम से जानते हैं उसके बारे में काफ़ी अच्छी ये जानकारी रखते हैं और आमतौर पर किसानों को मिलते रहते हैं। तो आज हम इनसे मिलकर कोशिश करेंगे कि अब आने वाली जो फसल है, कॉटन है और पैडी है, इसके बारे में जानकारी लें और यूएस एग्री सीड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो है उनके कौन कौन से नए बीज आ रहे हैं और क्या क्या उनकी डिमांड है उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है अर्षदीप जी। तो सर सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना परिचय दीजिए। किसान भाइयों, मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं यूएस एग्री सीड यानी कि कंपनी का नाम अगर बात करें तो सीड वर्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूं, जिसको कि आप यूएस एग्री सीड के नाम से जानते हैं। तो किसान भाइयों, मैं पिछले 5.5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और अभी फरवरी 2020 से मैं यूएस एग्री सीड यानी कि सीड वर्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हूं। रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बताया अभी आप यूएस एग्री सीड या सीड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, तो ये जो कंपनी है आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कौन कौन से देशों में ये काम कर रही है और क्या क्या उत्पाद आ रहे हैं। जी सर, देखो सीड वर्क इंटरनेशनल कंपनी जो है वो उसकी स्थापना अगर बात करें तो 1998 में कंपनी ने स्टार्टिंग करी थी और कुछ फल और सब्जियों के बीज की स्टार्टिंग करी थी और अगई उसके बाद 2006 में कंपनी ने धान यानी कि पैडी के बीज के ऊपर काम स्टार्ट किया था जी। और अगर कॉटन की बात करें तो कंपनी 2011 से जो है कॉटन का बीज लेके मार्केट में आई है जी। और कॉटन के बीज के अलावा अगर कंपनी की बात करें तो इसके बाजरे के बीज और धान के बीज और सरसों के बीज पे भी कंपनी काम कर रही है जी। जी, तो रविंद्र जी पहले ये बताइए कौन से देश की ये कंपनी है, किस देश से ये बिलोंग करती है और कौन कौन से देशों में ये बिजनेस कर रही है। देखो, सीड वर्क कंपनी जो है एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो हमारे देश के अलावा अन्य देशों में भी काम कर रही है, जैसे नेपाल है, भूटान है, काफ़ी देशों में काम कर रही है। और इसका अगर इंडियन में माने तो इसका हेड ऑफिस जो है वो हैदराबाद में तेलंगाना में है जी। तो रविंद्र जी अब बात करते हैं हम हरियाणा की। हम हरियाणा के वासी हैं और हरियाणा की जिस बेल्ट में हम हैं सिरसा, यहाँ पे कॉटन की बिजाई बहुत ज़्यादा होती है। कॉटन एक मुख्य फसल है, तो इसमें आपके कौन कौन से बीज इस साल आ रहे हैं कॉटन के। जी सर, देखो हरियाणा के अगर बात करें कॉटन के बीज की तो मुख्य कंपनी जो है अभी 4 कॉटन के बीज जो है मार्केट में लेके आ रही है। उसमें US 51 है, US 71 है, US 81 है और US 91 है जी। जी, तो आपने 4 टोटल वेराइटीज बताई जो कि इस समय कॉटन में आ रही हैं। तो अगर इन चारों की बात करें तो सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा फेमस वैरायटी कौन सी है जी। देखो, सबसे कंपनी को सभी फार्मर और पूरे लेवल पे अगर जानकारी की बताएं तो US 51 एक वैरायटी है जिसको सभी फार्मर अच्छे से जानते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर पॉपुलर वैरायटी की बात करें या कंपनी की 2 हाइब्रिड हैं, US 81 और US 91, जिनके ऊपर कंपनी का पूरा फोकस है जी। नई वैरायटी है सर। तो रविंद्र जी जो हम बात कर रहे थे अपनी वैरायटीज़ की, आपने बताया कि आपकी 4 टोटल वैरायटीज़ आ रही हैं। क्या क्या नाम है उन वैरायटीज़ का। वैरायटी US 51, US 71, US 81 और US 91 जी। इसके अलावा और भी कोई नई वैरायटी आ रही है या यही 4 वैरायटीज़ हैं जी। देखो, मतलब नया जो भी हाइब्रिड कंपनी दे रही है, एक बार वो मतलब पेट के तौर पे गांव में या कहीं अलग अलग लोकेशन में लगाए जाते हैं जी। लेकिन उनका नाम नहीं कह सकते अभी, वो है मतलब एक डेमो के तौर पे प्रोडक्शन चल रहा है। तो रविंद्र जी आपने बताया कि आपकी 4 वैरायटीज़ जो इस टाइम कॉटन की आ रही हैं, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल वैरायटी है वो कौन सी है सर इनमें। सर, सबसे ज़्यादा फेमस फिलहाल अगर वैरायटी की बात करें तो US 81 है जी। US 81 जो बीज है ये US एग्री सीड का बहुत बढ़िया बीज है। पिछले कुछ समय से ये फार्मर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हम जानते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो रविंद्र जी आप ये बताइए कैसी मिट्टी की वैरायटी है ये। जी सर, देखो ये मीडियम से भारी यानी कि पूरी एक अच्छी मिट्टी की और अच्छे पानी की वैरायटी है जी। अच्छी मिट्टी की वैरायटी है और अच्छे पानी की है।
तो क्या इसको मध्यम जो मिट्टी कहते हैं हम, या मध्यम पानी होता है, कई बार बोर का पानी लगाए, उनमें भी ये कामयाब है या सिर्फ अच्छी मिट्टी में ही चलेगा? ये सिर्फ अच्छी मिट्टी में ज़्यादा चलेगा, उसमें उसकी पैदावार थोड़ी कम आएगी इसके विचार। अगर मध्यम में लगाते हैं तो हाँ जी, उसके हाँ जी। मुकाबले कम पैदावार कम है। पैदावार आएगी। तो किसान भाइयों इस चीज का ध्यान रखिएगा, US 81 जहाँ पे भी अच्छी जमीन है वहां पे US 81 बिल्कुल लगाइए, उसका बहुत अच्छा झाड़ मिलता है। और मध्यम में जहाँ पे आपको हो सकता है कि और वैरायटी लगा लीजिए, अदरवाइज कोशिश कीजिए 81 को अच्छे से अच्छी जो जगह है, मिट्टी अच्छी है, वहां पे लगाया जाए। तो सर जो US 81 है, आप ये बताइए सबसे पहले इसका टाइम ऑफ सोइंग क्या है, बिजाई किस समय पे करनी चाहिए? देखो US 81 जो वैरायटी है वो एक मतलब अपनी आप भाषा में बात करें तो एक अगेती वैरायटी है, जिसको हम सबसे पहले अगर लगाएंगे तो इसकी पैदावार जो है बहुत अच्छी आने वाली है। जी। वैसे इसकी टाइमिंग की बात करें तो अप्रैल के महीने में, पूरे महीने में इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं जी। अप्रैल के पूरे महीने में हम इसको लगा सकते हैं? जी सर। तो सर ये कितने दिनों की वैरायटी है, अगर हम देखें ये कितनी लंबी वैरायटी है ये? जी सर, ये 155 से 60 दिन की वैरायटी है जी। 155 से 60 दिन की ये वैरायटी है, अच्छे वान की वैरायटी है। और झाड़ की जब हम बात करते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है, कुछ लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा झाड़ आता है, या फिर कुछ फार्मर्स बताते हैं कि उतना झाड़ नहीं आ रहा है जितना बचाया जा रहा है। तो जो एवरेज झाड़ है, एवरेज जो यील्ड आ रही है, वो कितनी निकल के आ रही है US 81 की? देखो US 81 जो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, जितनी फील्ड हमने देखी है जी। तो US 81 का झाड़ जो है वो कम से कम 20 मन और ज़्यादा से ज़्यादा हमने 40 मन तक देखा है। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि जहाँ पर 20 मन या 25 मन झाड़ रहा था, वहाँ अदर कॉटन जो है वो बिल्कुल डिमेज हो चुके थे, वहाँ पर ये वैरायटी जो है वो हरी भरी रही थी अंत तक। तो किसान भाइयों ये एक देखने वाली बात है कि जिस समय और वैरायटीज बिल्कुल खत्म हो रही थी, हमने देखा है डबवाली का एक बहुत बड़ा रीजन जहां कॉटन की फसल तबाह हो चुकी थी, वहां पर भी 20 मन से लेके 40 मन तक, यानी कि तकरीबन 8 से 12 क्विंटल तक, 15 क्विंटल तक झाड़ आया है इस वैरायटी का। तो इस वैरायटी की और क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो आपने बताया कि जहां विल्ट के कारण या ब्लास्ट के कारण खराब हो चुकी थी फसल, वहां पे इसको दिक्कत नहीं। इसके अलावा क्या क्या, कौन कौन सी बीमारियों के प्रति सहनशील है ये? देखो US की अगर बात करूँ US 81 वैरायटी की, तो एक इसमें जो पत्ता मरोड़ बीमारी जो हमें बोलते जी। हैं, वो बीमारी इसके अंदर बहुत कम आती है। और दूसरी इसके अंदर जो है हरे तेले की प्रति ये बहुत सहनशील है, मतलब हरे तेले औरों के बिचारे इसमें बहुत कम दिखाई देगा आपको। तो इसमें हरा तेला बहुत कम आएगा। जी सर। अब बात आती है टिंडे के साइज की, टिंडे किस तरह से लगते हैं, उनमें कितना बिनौला होता है? क्योंकि ये माना जाता है कि जिस टिंडे में बिनौले की संख्या, बड़ेवे की संख्या ज्यादा होगी, उसका झाड़, उसका जो तोलने पर जो झाड़ निकल के आएगा वो ज्यादा मिलता है। जी सर, जी। तो इसमें किस तरीके के बिनौले हैं, या टिंडे का क्या साइज है सर? देखो US 81 जो वैरायटी है वो आप जब भी लगाओगे तो देखोगे कि इसके अंदर जो है लड़ीदार आपको टिंडे मिलेंगे जी। जी। मतलब लड़ी के ऊपर लड़ीदार टिंडे मिलेंगे। टिंडे का साइज बड़ा रहता है जी। और अगर बिनौलों की संख्या बात करें तो औसतन जितने भी हमने कॉटन देखे हैं उनके अगेंस्ट हमने चुगाई करा के देखी है, तो इसका वेट जो है उनके मुकाबले इसका वेट ज़्यादा रहा है। मतलब इसके बनोड़ों की संख्या अगर करें तो लगभग 34 से 36 बनोड़े अपने को पर टिंडे के हिसाब से मिल रहे हैं जी। 34 से 36 टिंडे अगर बिनौले एक टिंडे में निकल रहे हैं तो जाहिर तौर पे वहाँ पे फसल की पैदावार अच्छी ही होने वाली है। तो ये बात थी US 81 की। अब US 81 के अलावा जो हम बात करते हैं, US 71 एक वैरायटी है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। US एग्री सीड्स की ये US 71 जो वैरायटी है, मंडी डब वाली, काला वाली, चौटाला, गोरीवाला जो सारा रीजन है वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। किसान अलग अलग जगह पे अपनी मिट्टी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, उसकी हम जानकारी लेना चाहेंगे। कैसी मिट्टी में लगाया जाना चाहिए US 71? जी सर, US 71 जो है वो मीडियम से भारी, यानी कि मीडियम ज़मीन है या उससे भारी ज़मीन है तो उसके अंदर हम US 71 को लगा सकते हैं एक अच्छी पैदावार के लिए। और उसके अलावा मतलब अगर पानी की बात करें तो वो भी मतलब इसके अच्छा होना ज़रूरी है भी, इसको पानी की पर्याप्त और मैनेजमेंट जो है वो अच्छा चाहिए। जैसा कि आपने US 81 का बताया था, वो सिर्फ भारी वान की वैरायटी थी। जी सर। तो क्या आपके कहने का मतलब है कि मध्यम वान में और भारी वान दोनों में आप ये लगा सकते हैं US 71? जी सर, आप दोनों खेतों के अंदर US 71 का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी लगा के यूज़ कर सकते हैं अच्छी पैदावार के लिए जी। और इसका एवरेज अगर झाड़ देखें हम, जो यील्ड है वो कितनी निकल के आ रही है? सर मैंने जैसे कुछ एक एरिया में पिछली बार देखा, जैसे बड़िंग खेड़ा हो गया, अबूबसर हो गया और सुकेरा खेड़ा हो गया और राजपुरा माजरा हो गया, लखवाड़ा हो गया, तो इस एरिया में मैंने देखा है कि लगभग फार्मरों के जो है 25 से 30 मन के आसपास यह दरमा जो है वो अच्छी पैदावार दे के गया था। और बहुत सी जगह मैंने ये भी देखा था कि ये कॉटन बिल्कुल हरा भरा रहा था। जी, आखिर तक हरा भरा रहना कॉटन
तो जाहिर की बात है वहाँ पे झाड़ अच्छा आएगा ही। बहुत सारी एरिया ऐसा था जहाँ फसलें ख़राब भी हुई। तो जो US 71 है, हम इसकी बाकी की बातें जानना चाहेंगे। अब ये बताइए, इसकी हाइट एवरेज जो है वो कितनी रहती है US जी 71 सर, की? US 71 जो है वो नीचे से ही फैलाव करने वाली वैरायटी है जी। जी तो इसकी एवरेज जो हाइट है वो लगभग अपना 6 फुट या 5.5 फुट के आसपास मानते हैं जी। और जी इस पे टिंडे जो है ज़्यादा लगते हैं जी, फल ज़्यादा उठाती है ये वैरायटी। तो ये वैरायटी जो है कहीं ना कहीं हाइट में भी सभी फार्मर जो है वो संतुष्ट है इससे। रविंद्र जी, आमतौर पे हमने देखा है कि बहुत सारी वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनकी हाइट 8 से 10 फुट 12 फुट तक चली जाती है। उनमें नीचे बहुत टिंडे नहीं होते हैं, जगह खाली पड़ी रह जाती है। 71 में कुछ इस तरीके की समस्या हो? नहीं, समस्या ऐसी नहीं है। देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है किसान भाइयों की। कुछ वैरायटियां हम लगा रहे हैं अपने खेत में तो उनकी हाइट जो है वो 7-7 8-8 फुट चली जाती है। उससे क्या है कि नीचे के 3 फुट में अपने को कोई भी किसी भी तरह का कोई डिंडा या फ्लोरिंग नहीं मिलती है। तो ये वैरायटी जो है वो नीचे से फल लेने वाली वैरायटी है। तो ये एक मध्यम से भारी ज़मीन के लिए और नीचे से फल लेने वाली वैरायटी जो है वो कहीं ना कहीं आप भी अपने खेत में यूज़ करेंगे। तो सर, अब आपने बताया कि US 71 है, इसकी हाइट कम रहती है, लड़ीदार टिंडे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है, आखिर तक हरे रहने वाली वैरायटी है। हम सिवाय कि कुछ एक एक्सेप्शनल केस होते हैं वहाँ पे बीमारी आ जाती है, उन पे कंट्रोल नहीं होता, वो कुछ एक केसेस हैं, हम उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। अगर कुदरती कोई मार हो उस पर किसी का कोई जोर नहीं है। US 71 की बात हो रही है। अब वैरायटी आती है कि US 51, शायद सबसे पुरानी जो आज की 4 वैरायटी हैं इनमें US 51 है। US 51 के बारे में सर जानकारी दीजिए, ये कैसे ज़मीन की वैरायटी है? जी सर, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी रही है US 51। तो अभी मैं बात करूं US 51 की, तो मध्यम से हल्की ज़मीन के लिए ये वैरायटी जो है वो हमारे लिए एक अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। उस जगह हम इसको लगा सकते हैं। और अगर मैं दूसरा थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा इसके साथ कि ये वैरायटी जो है ना कुछ किसान भाइयों की बड़ी पसंद बनी हुई है और आज भी वो फार्मर जो है इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो वो काफ़ी लंबे समय से यूज़ करे आ रहे हैं हमसे? जी सर, ये लगभग पिछले 4-5 साल से जो है फार्मर उसके साथ जुड़े हुए हैं और वो अपने खेत में लगा रहे हैं। जी, ये थी US 51 की बिजाई, कैसी मिट्टी चाहिए। अब मेरे को ये बताइए, समय क्या होना चाहिए US 51 की बिजाई के लिए? जी सर, देखो US 51 वैरायटी को आप 2 शेड्यूल में लगा सकते हैं। या तो आप बिल्कुल फर्स्ट में लगाइए इसको, जब भी आप अप्रैल में बिजाई स्टार्टिंग करते हैं, और या फिर इसको थोड़ा एंड में लगाइए, क्योंकि ये वैरायटी जो है वो 145-50 दिन की वैरायटी है। एंड में लगाएंगे तो उनके साथ अदर वैरायटी के साथ पक के ये तैयार हो जाती है जी। और अगर इस वैरायटी को हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो मैंने कुछ फार्मरों को देखा है वो इसको लगाते हैं और अप्रैल के स्टार्टिंग में, और बाद में उस जगह मस्टर्ड लगाने के लिए, इनकी सरसों लगाने के लिए ये बांड जल्दी खाली कर देती है। देखो, खेत जल्दी अगर फ्री हो जाएगा तो वहाँ पे चाहे सरसों की फसल लगे, चाहे गेहूं की फसल लगे, खेत को कुछ समय मिल जाता है अपनी जो उपजाऊ क्षमता है उसको दोबारा गेन करने के लिए। इस लिहाज से US 51 बहुत अच्छी वैरायटी है। अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें मैंने ये देखा है रविंद्र जी की जो US 51 वैरायटी है ये हल्की और मध्यम वान की वैरायटी है। जी सर। यानी कि जो रेतली जमीन है जी सर, उसमें एक बेल्ट है, हम मान सकते हैं अलीका गांव, उधर से शुरू करके गोरीवाला, रिसालिया खेड़ा तक, बिज्जू वाली तक, ये सारे एरिया जो है, मुन्ना वाली, गोदीगा, चौटाला तक, यहाँ पे थोड़ी सी रेतली जमीन रहती है। मेरे ख्याल से यहाँ के लिए US 51 अच्छी वैरायटी बहुत होगी। अच्छी वैरायटी है सर। और जो बात करते हैं हम US 71 की, US 71 की खासियत क्या है? ये मध्यम और अच्छी वान की वैरायटी है। जहाँ पे थोड़ा सा मध्यम वान है, इसी एरिया में थोड़ी बहुत हल्की जमीन आ जाती है, उसमें उसको हम छोड़ सकते हैं, या फिर हम नहर के मुड में आ जाती है, कस्सी के साइड में लगने वाली जमीन है, वहाँ पे US 71 लगा सकते हैं। जी सर। और जो बात आती है US 81 की, ये स्ट्रिक्टली बता रहे हैं रविंद्र जी, अच्छे वान की वैरायटी है। नरम जमीन में आप बिल्कुल मत लगाइए, रेतले वान में बिल्कुल मत लगाइए। भारी जमीन, अबूब शहर, सुकेरा खेड़ा, किसी नहर के साइड के लगती जमीन, या कोई भी लंबी गांव है, डबवाली गांव में, मसीता में, कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी अच्छा है और ज़मीन अच्छी है, वहाँ पे US 81 की बिजाई करें। US 81 को हल्के खेत में बिल्कुल मत बिजाई करें। तो रविंद्र जी, ये 3 वैरायटीज़ हैं जो आमतौर पे फार्मर्स बीज रहे हैं US की। इसके अलावा जो US 91 है, नई वैरायटी है, आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि पिछले साल ये ट्रायल कहाँ कहाँ लगे थे? जी सर, ये बहुत बढ़िया बात बताई है हर्षदीप ने जी
कि ये जो 91 US 91 जो वैरायटी अभी निकाली है, तो ये वैरायटी जो है वो मीडियम से हल्के बाण की है। ओके। ठीक है। और उसके बाद ये वैरायटी जो है पिछले साल उससे पिछले साल यानी कि डेमो के तौर पे थे, पिछले साल भी कुछ सेल के लिए पैकेट आए हुए थे, लेकिन पिछले साल जो मैंने डेमो लगवाए थे, तो जैसे मैंने गोरीवाड़ा में, बिज्जूवाड़ी में, गोदिका में, दारेवाड़ा में, कालवाड़ा में, यहाँ मैंने कुछ पार्ट है जहाँ पर थोड़ी पानी भी हल्के हैं और ज़मीनें भी कुछ हल्की थी, तो वहाँ पर मैंने ये वैरायटी जो है लगवाई थी। और इस वैरायटी की परफॉर्मेंस वहाँ पर बहुत अच्छी रही थी। और फार्मर जिनके लगाई थी, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि वो फार्मर इस बार 5-5, 6-6 एकड़ अपने खेत में US 91 में लगाने जा रहे हैं। तो रविंद्र जी, क्या इसका मतलब ये है कि जहाँ पे पानी की कमी हो, बोर का पानी थोड़ा हल्का हो, जी। नहरी पानी ना आ रहा हो, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली वैरायटी है जी वहाँ पर। देखिए किसान भाइयों, ये एक बहुत बड़ी बात है। आम तौर पे कंपनियों की कोशिश रहती है कि अच्छी जगह पे लगाई जाए, जो भी वैरायटी आती है उनको अच्छे ज़मीन में लगाने की रिकमेंड की जाती है। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि आप नरम पानी में लगाइए तब भी अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छी ज़मीन और अच्छे पानी में हर वैरायटी अच्छा परफॉर्म करेगी, मुकाबले कि एक नरम ज़मीन हो, नरम पानी हो। लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि नरम पानी और नरम ज़मीन में भी अच्छा झाड़ देने वाली वैरायटी हमारे साथ आ चुकी है। इसका नाम है US 91। US 91 की और कोई खासियत सर जो अलग से हो और बाकी की वैरायटीज में ना आ रही हो? जी सर, देखो US 91 के अंदर एक सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि इसका टिंडे का जो साइज है वो सबसे बड़ा है जी। टिंडे का साइज बड़ा हाँ, है। जितने भी कॉटन आज मार्केट में आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा टिंडा अगर किसी वैरायटी का तो वो है US 91 का जी। और इसके बाद दूसरा इसमें प्लस पॉइंट एक और है कि ये जो बिल्ट रोग हमारे खेतों में लगातार एक समस्या बन रही है, तो ये बिल्ट रोग के प्रति बहुत ही सहनशील है जी वैरायटी। रविंद्र जी, ये देखा जाता है आमतौर पे, हम देखते हैं कि किसानों ने फसल की बिजाई की, एक समय आया, फल उठाया, देखने में बहुत सुंदर वैरायटी लग रही थी। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। फार्मर को लगता है कि ये एवरेज हमें 12 से 13 क्विंटल तक की झाड़ देने वाली है। अगले 15 दिन में जब बारिश का सीजन आता है, फल पकाना लगता है, तब वो एकदम से झाड़ दे जाती हैं, पत्ते गिर जाते हैं, टिंडे तैयार नहीं होते। US 91 में ये दिक्कत है नहीं। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता कि जब बरसात आती है, पहले सूखा मौसम होता है, पानी हमारे पास नहीं होता, और जब एकदम से बरसात आती है तो कुछ कॉटन जो है वो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं या जिनमें बिल्ट रोग आ जाता है। तो ये चीज़ मैंने लास्ट ईयर देखी है कि जहाँ भी डेमो लगे हुए थे वहाँ पर ये वैरायटी जो है, अन्य वैरायटी इसके साथ जो लगी हुई थी वो वैरायटियाँ झुलस रोग की शिकायत में आ गई थी, लेकिन ये वैरायटी वहाँ हरी भरी खड़ी थी जी। तो ये थी 4 वैरायटीज़ जिनकी हमने बात की US एग्री सीड्स की। आपको बताया गया कि अच्छे वान के लिए US 81 है, इसको बिल्कुल अच्छे वान में लगाना है जहाँ पे फार्मर पहले धान की फसल ले चुके हैं, या फिर वो पहले सरसों बीजी जा चुकी है, ज़मीन अच्छी हो चुकी है, या पानी की अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, तो इनको वहाँ पे आप US 81 लगाइए। 71, 51 और 91 की जो बात है वो रविंद्र जी ने अभी बताई। तो रविंद्र जी, ये हमने 4 वैरायटीज़ की बात की, कंपनी की बात की। अब आती है फार्मर की जो प्रैक्टिसेस हैं। जो सबसे पहली प्रैक्टिस आती है वो आती है बिजाई। बिजाई के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या कितना फर्टिलाइजर देना चाहिए, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। देखो किसान भाइयों, जब भी हम किसी कॉटन की बिजाई कर रहे हैं तो सबसे मुख्य जो चीज़ होती है वो होती है बीज चुनाव की। तो अपने को बीज का चुनाव जो है वो अपनी ज़मीन के हिसाब से करना है। कोई भी वैरायटी हम मार्केट में लेने जाते हैं तो पहले हमें अपनी ज़मीन के अकॉर्डिंग ही वैरायटी लेके आनी है। उसके बाद रहता है कि मन में कि बीज कितना डलेगा जी इस वैरायटी का। ये तो देखो किसान भाइयों, 1 एकड़ की अच्छी पैदावार के लिए हमें जो है कम से कम 1 एकड़ में 6000 पौधे होने ज़रूरी है जी। तो एक पैकेट की अगर बात करें तो एक पैकेट में लगभग 4400-4500 जो है बीज होते हैं। तो अगर 2 पैकेट हम प्रति एकड़ डालेंगे तो उसकी संख्या जो है वो 8500 से 8800 होगी। तो हमारे को ज़रूरत तो 6000 पौधों की है, लेकिन फिर भी कई बार देखते हैं हम मौसम गर्म है तो कुछ पौधे जल भी जाते हैं, और या फिर कुछ जर्मिनेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन 6-6.5 पौधे अगर खेत में रहेंगे तो हमारी पैदावार अच्छी रहेगी जी। आपके कहने का मतलब है कि हमें 2 पैकेट आम तौर पे डालना चाहिए जो हमारे एरिया की कंडीशंस है जी सर, जिसमें 8800 पौधे होंगे, उसमें से अगर कुछ जल जाते हैं तो 6000 के करीब पौधे रह जाएंगे। जी सर, जी सर। तो ये मेन बातें थी जो बीज की थी। जी सर। अब बात आती है फर्टिलाइजर की। जी सर। बिजाई से पहले
जमीन की जुताई हो गई है, अब फर्टिलाइजर डालना है, तो कौन कौन सा फर्टिलाइजर डाला जाए और उसकी क्या क्या भूमिका रहती है, वो आप संक्षेप में बताएं जी। जी सर, देखो फर्टिलाइज़र में किसान भाइयों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वैसे सभी किसान भाई जो हैं वो अपना नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के तहत मैं जो कंपनी और यूनिवर्सिटी की रिकमेंड है मैं आपको वही बताऊंगा, लेकिन खेती करने का तरीका जो है सभी किसान भाइयों का अलग अलग है। जी तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एनपीके की, यानी कि नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। तो देखो अगर बात करें अर्श जी नाइट्रोजन की, जी तो 1 एकड़ के लिए, कॉटन के एकड़ के लिए अच्छी पैदावार के लिए जो है 150 किलो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की ज़रूरत होती है जी। जी लेकिन वो अपने को भी देखना है कि हमारे खेत में अगर हो सकता है कि 120 किलो में या 130 किलो में हमारा काम चल रहा है तो हम वो भी डाल वो सकते हैं। खेत की मिट्टी के अनुसार मिट्टी है। के अनुसार जी। है और हमारी कंडीशन के अनुसार है जी। और फास्फोरस जो आती है, डीएपी और सुपर, इसमें मुख्य तौर पे हम गिनते हैं, ये कितनी कितनी देनी चाहिए सर? देखो डीएपी और सुपर दोनों एक ही घटक हैं जी उनका रोल दोनों का एक ही है। जी तो अगर किसान भाई डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखो एक कॉटन के एकड़ के लिए 50 किलो फास्फोरस की ज़रूरत होती है। जी अगर आप उसको डीएपी के माध्यम से दे रहे हैं तो 1 बैग का हो गया, जी। 1 बैग आपने डालना है। ठीक है जी। अगर आप दे रहे हैं सुपर के माध्यम से तो फिर 150 किलो सुपर जो है आपको देनी पड़ेगी, तब वो जाके 1 बैग की पूर्ति होगी। यानी कि 3 बैग सुपर के, जो एक स्टैंडर्ड डोज हम मान के चलते जी हैं। सर, जी सर। और अब बात आती है पोटाश की। बहुत सारे फार्मर्स हैं वो पोटाश डालते ही नहीं है। जी सर। पोटाश का रोल क्या होता है नरमे की खेती में सर? देखो सबसे बड़ा सवाल जो है खेती के अंदर आज बना हुआ है, चाहे कोई फसल है उसमें पोटाश का बहुत बड़ा रोल है। देखो कोई फसल है, अगर आप बात करें कॉटन की, तो कॉटन के अंदर जो पोटाश है पूरे डंडे का जो साइज बनाना, रेशे की लंबाई बढ़ाना, जो क्वालिटी बढ़ाना, वो काम पोटाश का है जी। अच्छा खिड़ाव बढ़ाना वो भी पोटाश का काम है। तो कोई भी फसल में हम पोटाश डालेंगे तो उसकी पैदावार बिल्कुल एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि उसमें वजन बनता है जी। तो पोटाश जो है वो उसकी डोज अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी की रिकमेंड के हिसाब से जी। तो 40 किलो किले की पोटाश जो है वो अपने को डालनी चाहिए। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश का जो गट्टा आता है तो उसमें से हमें 40 किलो आपके अनुसार डालनी चाहिए। जी सर, जी सर। जी। तो ये है, देखो अब जो बताया गया है कि नाइट्रोजन है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में काम करेगी, पत्तों का साइज, टहनियों का रंग, हरापन, वो सब नाइट्रोजन ने देना है, तना बनाना है, टहनियाँ निकालनी है, वो फास्फोरस का काम है, जड़ फास्फोरस का काम है। जी सर, जी सर। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट जिसके लिए हम फसल बीज रहे हैं, पोटाश जिसको हम कहते हैं, सॉरी कॉटन जिसको कहते हैं, नरमा कहते हैं, उसको बनाने का काम पोटाश का पोटाश है। करेगी। तो आपके कहने के अनुसार पोटाश बिल्कुल स्किप नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए सर जी। मैंने बहुत से फार्मरों को, 1 मिनट रोकना चाहूँगा, बहुत से फार्मरों को देखा है जो 1 बैग को 2 या 3 एकड़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। वो पोटाश भी डाल रहे हैं लेकिन उसकी मात्रा कम होने की वजह से उसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। तो आप पोटाश अगर यूज करें तो कम से कम 40 किलो किले की पोटाश जो है वो आप यूज करें। तो ये 3 मुख्य जो न्यूट्रिएंट वाले जो हम फर्टिलाइजर हैं ये आ गए। इसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन। इनकी अगर हम पूर्ति करना चाहें तो जमीन में अगर ये सब देते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, फार्मर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं लगता। जी सर, जी सर। इसका क्या सोल्यूशन किया जाना चाहिए सर? देखो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनको अगर हम डालेंगे तो आप जैसे कह रहे हो कि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, आपकी बात सही है। तो कॉटन के खेत के लिए कम से कम 15-16 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जी। लेकिन सभी न्यूट्रिएंट जो है हम ज़मीन में नहीं डाल सकते। ठीक है जी। तो देखो अगर बात करें आप जिंक, मैग्नीशियम, बोरॉन और 13045 कैल्शियम जो भी है, जी। तो इनको हम स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। जी, स्प्रे किया जाना है। जी सर। कितनी स्प्रे की जानी चाहिए कॉटन की फसल के लिए टोटल? देखो अगर एक अच्छी पैदावार और खेत को हरा भरा रखने के लिए और अच्छी क्वालिटी वाली कॉटन प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 3 स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे जिसमें हम NPK 13045, 19-19-19 या 05234 वगैरह मिलाते हैं, उनकी की जानी चाहिए। क्या उनमें जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम हम ये सब मिला सकते हैं या इनको अलग करना चाहिए? नहीं, ये मिला सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि 3 न्यूट्रिएंट जो है वो एक साथ करते रहें, हर स्प्रे के अंदर अलग से कुछ मिलाते रहें। जैसे अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिएंट की जो स्प्रे है, किसान भाइयों को मैंने देखा है और सुना भी है कि न्यूट्रिएंट्स की जो स्प्रे हैं जी, उसका यूज़ कर रहे हैं 110-20 दिन के बाद। ओके। और जो कॉटन, बीटी कॉटन है, उसका फ्लोरिंग शुरू हो जाता है 80-90 दिनों पे। जी। तो वो फाड़ जो है हम देखते हैं कि अमूमन गिरता है। ओके।
ओके। तो कोशिश करें कि 90 से 95 दिन पे पहली स्प्रे जो है वो अपने खेत में निकालें। जी। उसके बाद 15-15 दिन बाद मतलब 2 स्प्रे और रिपीट करें। तो उससे हमारा जो क्वालिटी बेस्ड जो काम है कॉटन जी। फर्टिलाइजर का, तो वो अच्छे से हो जाएगा जी। जी, तो ये हमने बात की प्लांट न्यूट्रिशन की, जिसमें हमने फर्टिलाइजर की बात की, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कीट प्रबंध और जो बीमारियाँ आती हैं उनका क्या प्रबंधन किया जाना चाहिए। इससे पहले हमने बात की फर्टिलाइज़र की, पानी की और बीज की। बीज का चुनाव कर लिया, फर्टिलाइज़र भी हो गए। फसल को ख़राब करने में जो दो मुख्य तत्व रहते हैं, जो दो मुख्य बीमारियां रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, एक तो है कीट और दूसरा है कुछ एक बीमारियां। कीट हमने देखा है कि सफ़ेद मच्छर की वजह से अभी कुछ एक साल पहले तकरीबन 2014 के आसपास नरमे की टोटल फसल ख़राब हो गई थी। इस साल, इससे पीछे का साल जो माने हम 2020 में, नरमे की फसल ख़राब हो गई थी जो विल्ट ब्लास्ट या फिर उखेड़ा कह देते हैं, उसकी वजह से। इन दोनों समस्याओं का हल जानने की कोशिश करेंगे हम डॉक्टर रविंद्र जी से। रविंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए, नरमे की फसल में कौन कौन से कीट मुख्य तौर पे आते हैं? देखो, नरमे की फसल में अगर बात करें कीट की, तो 3 तरह के कीट जो है वो कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं पैदावार के लिए जी। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँगा कि जो थ्रिप्स, जो जूं जिसको बोलते हैं जी। उसका अटैक जो है वो पहले आता है जी। उसके बाद हमने देखा है कि हरे तेले का अटैक जो है वो रहता है, और उसके बाद वाइट फ्लाई जो है वो लगभग तकरीबन 1-1.5 महीने उसका भी प्रकोप जो है पूरा रहता है कॉटन में। ये 3 समस्याएं मुख्य आती हैं। इनकी अगर पहचान करनी हो, संक्षेप में बताइए, पहचान किस तरीके से किया जा सकता है? देखो, जो थ्रिप्स है जिसको आप जूं बोलते हैं, वो जब आपके कॉटन के फसल में जब अटैक हो जाएगा उसका, जब एक पत्ते पे 6 से 7 जूं हो जाएंगी जी। तो पत्ते का जो आकार है वो ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाएगा जी। जूं से। हाँ, जूं से ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाएगा और पत्ता जो है बिल्कुल सुकड़ा सुकड़ा सा हो जाएगा जी। तो उससे क्या है कि वो एक अपनी जो खुराक जो है वो पूरी तरह से नहीं ले पाता है जी। तो ये इसकी निशानी है जूं की। तो रविंद्र जी, हरे तेले की समस्या जो है उसके लक्षण और उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए? देखो, हरा तेला जब भी कॉटन पे आता है तो उसके लक्षण ये है कि हमारे जो कॉटन का जो पत्ता है नरमे का, उसका जो आकार है वो नीचे की तरफ मुड़ने लग जाता है जी। और जो पूरी कन्नी है पत्ते की वो हमें हल्की पीली पीली नजर आती है जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब हरे तेले का प्रकोप जो है वो हमारे खेत में हो चुका है जी सर। तो सर, थ्रिप्स और हरा तेला, इन दोनों को कंट्रोल कैसे किया जाए? देखो, थ्रिप्स का अटैक जो है वो खुश्क मौसम में रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बाज़ार में अगर बात करें तो 2 तरह के पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक डेलीगेट के नाम से जो दवा मतलब केमिकल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्रोक्लेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों का अच्छा रिजल्ट जो है वो किसान भाइयों को मिल भी रहा है। मान लीजिए कि एक खेत है जिसमें कम अटैक है, एक में ज़्यादा अटैक है जूं का, तो कम वाले में कौन सी प्रेफर किया जाए और ज्यादा वाले में कौन सा प्रेफर किया जाए? देखो, दोनों दवाइयां जो है वो कम ज्यादा दोनों पे काम करती है जी। लेकिन दोनों दवाइयों का रिजल्ट का जो टाइमिंग का डिफरेंस है वो अलग अलग है जी। जैसे अगर आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लगभग 15 से 20 दिन तक कंट्रोल रहता है जूं के प्रति, और अगर आप प्रोक्लेम का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अगर अटैक है जूं का, तो फिर आपको रिजल्ट जो है वो 10 से 12 दिन का ही मिलेगा जी। अब बात होगी जूं की, जो तेला है इस पे कंट्रोल किस तरीके से किया जाए? देखो, हरे तेले के लिए बहुत सी दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक उलाला के नाम से आप एक दवाई है जिसको जानते हैं अच्छे से जी। तो उसका हरे तेले के प्रति बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और कुछ हद तक वो वाइट फ्लाई पे भी अच्छा रिजल्ट है उसका। जी सर। तो हरे तेले के प्रति आप उलाला के इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी। और उसके अलावा हम एक्टारा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा कन्फिडोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टारा, कॉन्फिडोर और उलाला, ये 3 जो मेन चीज़ें हैं, ये हरे मच्छर की समस्या पे सोल्यूशन दे रही हैं। अब बात आती है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मच्छर। इस बीमारी ने बहुत सारे किसानों को तंग किया है, हर साल तंग करती है, एक साल फसल खत्म कर दी थी। इसका क्या पहचान होगी, किस समय पे इसका ज़्यादा अटैक रहेगा और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? देखो, वाइट फ्लाई का जो अटैक है वो हमें दिखाई बाद में देता है लेकिन हो पहले जाता है जी। जैसे कि आम भाषा में बात करें तो अंडे, एक बच्चे जो हैं वो पहले तैयार हो जाते हैं जी।
तो वाइट फ्लाई की जो स्टेज है वो 90 दिन, 80 85 90 दिन के आसपास उसके अंडे जो है हमारे खेत में नज़र आने लग जाते हैं। जी सर। लेकिन उसका अटैक जो है वो 120 दिन के आसपास जाके दिखेगा। ठीक है। तो इसमें अर्जी ऐसा है कि अगर उसका इलाज हमें करना है तो थोड़ा सा उस जो स्प्रे हम वाइट फ्लाई दिखने के बाद करते हैं, जी सर, उसको कोशिश करें कि उसको 15-20 दिन पहले करें। और उस टाइम अगर करेंगे तो उसके अंडे बच्चे के ऊपर अगर दवाई काम करेगी अच्छे से तो वो स्टेज आएगी नहीं जब आपको बहुत ज़्यादा मच्छर खेत में नजर आएगी। आपके कहने का मतलब है मच्छर को मारने से बढ़िया है कि मच्छर को आने से ही रोक दिया जाए। मच्छर को आने से रोक दिया जाए। आने के बाद अगर मारेंगे तो देखो, उड़ने वाली चीज को हम मारेंगे तो आज इस खेत में कल उस खेत में है जी, लेकिन उड़ने का इतना नुकसान नहीं है जितना उसके लार्वा अंडे बच्चे का जो नुकसान है वो ज्यादा है। जी। तो सर कौन सा टेक्निकल ज़्यादा बढ़िया काम करेगा? कौन कौन सी दवाएं हैं बाजार में जो शुरुआती स्टेज में या फिर आखिरी स्टेज में, आप लड़ीवार तरीके से हमें बताएं। देखो, मैं एज रविंद्र कुमार, मैंने कोई दवाई का बिजनेस तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा एज ए फार्मर के तौर पे कि बाज़ार के अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको अगर आप पहले यूज़ करते हैं तो वो स्टेज कभी नहीं आएगी जब हमारा कॉटन जो है वाइट फ्लाई से ख़राब हो। जी। तो उसके अंदर सबसे बढ़िया दवाई जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो उलाला की दवाई जो है वो रहती है, और दूसरा एक प्राइप्रोक्सीफेन यानी कि लेनो के नाम से जो दवाई आती है जी। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो फार्मरों ने हमें लास्ट ईयर बताया है। जी। तो ये दवाइयों का प्रयोग अगर हम 90-100 दिन के आसपास कर लेते जी। हैं, जब कोई कोई मच्छर हमें नजर आए तो वो स्टेज कभी नहीं आएगी जब बहुत ज़्यादा मच्छर अपने खेत में हो। तो उलाला के हमें दो फायदे मिल सकते हैं, हरे तेले पे बहुत अच्छा कंट्रोल है और सफेद मच्छर है उस पर भी ठीक ठाक कंट्रोल ये कर रही है। जी सर। और जो लेनो है ये हरे तेले पे उसके मुकाबले थोड़ा कम कंट्रोल है और सफेद मच्छर पे ज़्यादा है, ज्यादा है उससे। कुछ किसानों का कहना है कि जो पायरीप्रोक्सीफेन है प्लस डाइफेंथ्यूरॉन की सभी स्प्रे की जाए, क्या ये ठीक है? नहीं, वैसे ठीक है, लेकिन वो हमें उस स्टेज का देखना पड़ेगा कि उस टाइम कॉटन के अंदर जो है वाइट फ्लाई का कितना अटैक है। लेकिन जो अगर बात करें लेनो की और पोलो के जो मिक्स साल्ट है तो उसमें पानी का जो रोल है प्रति लीटर के हिसाब से ml का, तो वो ध्यान रखना होगा सभी जमींदार भाइयों को, उसी हिसाब से डालनी है। ठीक है। इसके अलावा जो एक और टेक्निकल है अकेला डाइफेंथ्यूरॉन, वो बहुत फेमस है, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो किस स्टेज पे किया जाना चाहिए और वो किस किस चीज को कंट्रोल करता है? देखो, एक अच्छा टेक्निकल है और उसका जो टाइमिंग है वो कॉटन के ऊपर अगर बात करें तो 140 दिन के आसपास जब कॉटन हो जाता है उस टाइम हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। और उसका काम जो मेन जो रोल है वो उड़ते हुए मच्छर को कंट्रोल करता है बहुत अच्छे से। जी। और जो नरमे के अंदर जो है इस तरह की गैस बनाते हैं नरमे के अंदर, तो उससे जो है अच्छा रिजल्ट उसका आता है। जी सर। जो पहली समस्या होती है वो है बीज का कम उगाव या बीज का टोपी लेके उगना। कई बार लो लगने से भी जो नरमा है वो जल जाता है। पहला पानी लगाने के बाद जो जोतों में पौधे सूखने की समस्या है यह आम है। पहले 90 दिनों में ये 3 समस्याएं आती हैं, क्या इनका कोई सोल्यूशन हो सकता है? हाँ जी, देखो इसमें ऐसा है कि जो बीज कम उगाव की अगर बात करें तो जहाँ अगर आप हमें लगे कि यहाँ पर जो है पानी ऐसा है जिसमें उगाव कम है, तो ऐसी समस्या एक तो पानी के यहाँ आती है। और दूसरा अगर बात करें कि जो आप कह रहे हैं कि टोपी लेके जो बीज उग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक नेचुरली है, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 एकड़ में लगभग 8500-8800 पौधे जो हैं बीज जो हैं डाले जाते हैं। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पौधे नहीं होते, ऐसे बहुत कम पौधे होते हैं जो टोपी लेके उग रहे होते हैं। उसके बाद जो है पहला पानी लगाने के बाद जो पौधे सूख रहे हैं, तो इस तरह की समस्या पहले पानी वाली कभी आ रही है तो उस खेत में हम बिजाई से पहले जब खेत की जुताई कर रहे हैं तो 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से हम डालकर उसका समाधान कर सकते हैं। और फिर भी कई बार किसान भाई उस टाइम नहीं डाल पाते हैं, तो फिर भी अगर पहले पानी में ऐसा चैलेंज आ रहा है तो वो पहले पानी में भी 2 किलो ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। तो या तो बिजाई के समय या पहले पानी के समय आपका कहना है कि 2 किलो ट्राइकोडर्मा इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी सर। तो किसान भाइयों, इसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक हमें कंट्रोल मिल जाता है इस बीमारी का। अब बात आती है जो मुख्य समस्या है, नरमे में जो विल्ट आती है। पौधा तैयार हो गया, अच्छे टींडे लग गए, अब अच्छा दिख रहा है, लगता है कि अच्छी पैदावार होगी, लेकिन सडनली एकदम क्या होता है कि हवा आई या कह दे कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश आई, उसमें पौधे टेढ़े हो गए, पौधे सूख गए, फल गिर गया, पत्ते गिर गए, पूरा नरमा ब्लास्ट मार गया। इस तरीके की आमतौर पे बातें की जाती है। ये समस्या पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा आ रही है।
इसका क्या सोल्यूशन किया जाना चाहिए रविंद्र जी? देखो, इस तरह की अगर कहीं भी चैलेंज आ रहा है किसी कॉटन में, तो मैं तो सबसे पहले सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा जी कि आप अपने खेत में फसल चक्कर का इस्तेमाल करिए। जी और दूसरा, उसके अंदर आप अगर फिर भी आपको कहीं चैलेंज आ रहा है तो आप मिट्टी टेस्ट भी करवाएं उसमें। रविंद्र जी, जो आपने बताया फसल चक्कर, हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, किस तरीके से फसल चक्कर अपनाया जाना चाहिए? देखो, ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जहाँ कॉटन का ज़्यादा मतलब कॉटन जो लगता है, जी। तो उस एरिया में कॉटन के बाद गेहूं और गेहूं के बाद कॉटन लगातार ये लग रहा है, तो फिर वो बीमारियां जो है वो उस वहाँ ज़्यादा पनपती है जी। जी तो कोशिश करें कि फसल चक्कर का, कि वहाँ एक बार गवार और सरसों और फिर जो है नरमा और गेहूं जो ये आप फसल चक्कर अपनाओगे तो उससे वो बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी। काफी हद तक जो कंट्रोल है यानी कि फसल चक्कर का फसल हो चक्कर जाता से है। है जी। इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है सर? इसके अलावा हम मिट्टी टेस्ट करा के उसकी कमी को भी जांच सकते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ हमें एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। जी और जो गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल जो है हम वहाँ पर करेंगे तो बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगा, और उससे जो है ये बीमारियाँ और कंट्रोल हो जाएंगी। उसके बाद हम ट्राइकोडर्मा का अगर वहाँ लगातार 2-3 साल तक इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारियाँ 90-95% जो है कंट्रोल हो जाती है। ये आमतौर पर देखा गया है कि आजकल जो जमीन है सोइल टेस्टिंग नहीं हो रही है, जमीन का जो पीएच लेवल है वो बहुत हाई हो रखा है। पिछले कुछ समय में जमीन का जो पीएच लेवल है वो 7.5 से बढ़ के 8 और 8.25 या 8.25 तक पहुंचा हुआ है। ये एक मुख्य समस्या है। अगर हम जमीन का पीएच लेवल सही तरीके से चेक कर लेते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व ज़्यादा हैं या कम है उसकी जांच कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि हम इस बीमारी से कंट्रोल पा सकते हैं। दूसरा जो तरीका रविंद्र जी ने बताया वो ये है कि फसल चक्कर, हमें 2 ही फसलें साल में नहीं उगानी है, साल दर साल चेंज करके उगानी है। गोबर की खाद हम सब जानते हैं, पुराने समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। गोबर की खाद जैसे जैसे कम होती गई वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती गई हैं। जो चौथा सोल्यूशन रविंद्र जी ने बताया वो है ट्राइकोडर्मा। आप ट्राइकोडर्मा को साल में 2 या 3 बार इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि बिजाई के समय या पहले पानी पे 2 किलो ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी बार रविंद्र जी, क्या दूसरी बार भी यूज करना जरूरी है? जी जी, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पर जब कॉटन फ्लोरिंग स्टेज पे है, मेच्योर हो चुका है, लेकिन ज़्यादा बरसात गिरने के बाद वहाँ पर एकदम से पौधे सूख रहे हैं, तो वहाँ भी हम 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो उसको भी एक अच्छा कंट्रोल करने की क्षमता है। यानी कि पूरे साल में 4 किलो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल हाँ जी, किया हाँ जी, हाँ जाए। जी, 4 किलो। ये जो संजीवनी आपने ट्राइकोडर्मा बता रहे हो, कितना खर्च पूरे साल में सर इसका होने वाला है? इसका खर्च अगर बात करें तो प्रति एकड़ का अगर आप 2 किलो डाल रहे हैं या 4 किलो अगर पूरे साल में डालेंगे जी तो इसका खर्च 800-900 रुपये आना है। लेकिन जी। इसका बेनिफिट जो है हमें वो बहुत ज़्यादा होना है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वैसा हमें किसी केमिकल का नहीं लग रहा है। तो ये बायोलॉजिकल, फार्मर्स के मन में रहता है कि बायोलॉजिकल क्या इसको कंट्रोल कर पाएगा या केमिकल ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके बारे में सर आप क्या बताएंगे कि फार्मर को बायोलॉजिकल की ओर भी जाना चाहिए या केमिकल ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा? देखो, बायोलॉजिकल पर जाएंगे तो क्या है कि जैसे हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जी। उससे क्या है कि जो हमारी फंगस है उसको तो वो खा जाएंगे, जी लेकिन मित्र फंगस की अगर संख्या बढ़ेगी तो हमारे पौधे जो हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे मतलब जड़ों की अच्छी ग्रोथ होगी और ये बीमारियां जो है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। जी, तो ये हमें बातें बताई डॉक्टर रविंद्र जी ने। सीडवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, यूएस एग्री सीड्स के नाम से जिसे हम जानते हैं जिस कंपनी को, उनकी 4 वैरायटीज आ रही हैं, US 51, US 71, 81 और 91। चारों वैरायटीज के बारे में अलग अलग तरीके से बात बताई, कौन सी ज़मीन में और किस समय पे लगाई जानी चाहिए। किसान भाइयों से निवेदन है, सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाएं, उसमें क्या क्या तत्व कम है क्या ज़्यादा है इसका सोल्यूशन किया जाए। फिर बीज का सही चुनाव किया जाए। जब तक बीज का सही चुनाव नहीं होगा तब तक फसल पैदा होना नामुमकिन की तरह लगती है, या फिर क्या है कि झाड़ बहुत कम आएगा। तीसरी जो बात बताई वो जो बीमारियां आ रही हैं उनको आने से पहले कंट्रोल करना, चाहे वो सफ़ेद मच्छर हो, हरा तेला हो, थ्रिप्स हो, या फिर जो विल्ट की बीमारी अपने उखेड़ा जिसको हम आमतौर पे कह देते हैं। रविंद्र जी ने बताया एक्टारा, पायरिप्रॉक्सीफेन, डाइफेंथ्यूरॉन, एमामेक्टिन, इस तरीके के टेक्निकल हैं, ये इस पर अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। न्यूट्रिशन के तौर पे 13-0-45, 19-19 इनके साथ जिंक मैग्नीज वगैरह मिला के स्प्रे करने से बढ़िया फ़ायदा मिलता है। नरमे में जो जड़ गलन या उखेड़े की समस्या आ रही है उसके लिए ट्राइकोडर्मा साल में 2 बार या फसल में 2 बार डालना सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर आप कोई भी जानकारी रविंद्र जी से लेना चाहते हैं
तो ये गांव गोदिका से बिलोंग करते हैं और डबवाली टेरिटरी में आमतौर पे मिलते हैं। आज ये डबवाली में 47 नंबर दुकान श्री बालाजी पेस्टिसाइड्स पे हैं। इसके अलावा ये आमतौर पे डबवाली में ही होते हैं या आसपास के कहीं फील्ड में होते हैं। अगर आप इनसे किसी भी समस्या के बारे में या और कोई भी बात इनसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रविंद्र जी, अगर फार्मर आपसे मिलना चाहे या कांटेक्ट करना चाहे तो उसका क्या जरिया है? देखो, आप जब भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहें या आप कोई सुझाव लेना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर मैं एक बार आपसे शेयर कर देता हूं। वैसे मैं आपको डवाली तहसील के अंदर कहीं भी आप पूछोगे मेरे बारे में तो ऑलमोस्ट मेरा फील्ड का मार्केट का काम है। तो मैं नंबर अपना शेयर करता हूँ 9813773454। जी रविंद्र जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम मिलते हैं किसी नई डॉक्टर के साथ और नई जानकारी के साथ और नई फसल के बारे में बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।